बिहार में जाति के बिना राजनीति संभव नहीं है और यही वजह है कि सभी पार्टियां जातियों पर फोकस करती हैं, या वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, लोजपा रामविलास हो या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी। सभी किसी न किसी जाति को अपने पक्ष में उनके नेताओं को आगे बढ़ाकर, उन्हें उनके नेताओं को विधायकी का सीट देकर, सांसद बनाकर, विधान परिषद में भेजकर उसे एक साधने की कोशिश हर पार्टियां करती हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो ये दावे करते हैं और जो इनकी स्थिति है, ज़मीनी हकीकत है, उनकी परसेंटेज क्या है उन जातियों की जो ज़मीन पर है, जो जाति आधारित गणना हुई थी, बिहार सरकार ने कराई थी, उसके आंकड़े क्या कहते हैं, किनकी क्या स्थिति है, वीआईपी की क्या स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है, जीतन राम मांझी की क्या स्थिति है, चिराग पासवान की क्या स्थिति है, नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। जो एक कोर वोट बैंक की बात जो ये पार्टियां करती हैं और एक खास जाति की राजनीति की बात करती हैं, हम आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर अगर चिराग पासवान किसी विशेष जाति की बात करते हैं तो उनका आंकड़ा क्या कहता है। अगर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अगर देखा जाता था, जब रामविलास पासवान थे, लोजपा बनाई थी उन्होंने, तो सबसे बड़े दलित चेहरे के तौर पर वो उभरे थे। उसके बाद 2023 में जो जातिगत गणना हुई उसमें जो पासवान यानी दलित वर्ग यानी पासवान की बात जो चिराग पासवान करते हैं, उसका आंकड़ा जो है वो 5.31% का है। यानी कि अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव में उतरते हैं तो शायद किसी पार्टी को उतना नुकसान ना हो, लेकिन अगर वो किसी के साथ में जाते हैं, या वो आरजेडी के साथ जाएं, मतलब महागठबंधन के साथ जाएं, या फिर एनडीए के साथ जाएं, तो वो सामने वाले को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको ध्यान होगा कि उन्होंने ज़्यादातर सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और कुछ परसेंटेज वोट काट कर उन्होंने नुकसान कई पार्टियों को पहुंचाया था। तो ये चिराग पासवान का पावर है, या कह लीजिए कि उनकी वोट बैंक की राजनीति है। और यही वजह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्हें 5 लोकसभा की सीटें दी गई, चाचा को साइड कर दिया गया, पशुपति पारस को साइड कर दिया गया था, क्योंकि एनडीए भी, बीजेपी भी जानती थी कि चिराग पासवान की इफ़िशियंसी क्या है, उनकी वोट बैंक पर पकड़ कितनी है। और यही वजह है कि अगर साथ में एनडीए आई तो उनको 5 लोकसभा में 5 में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद उनके जीते थे। लेकिन उनका अगर आंकड़े की बात करें तो 5.31% जो वोट बैंक है वो पासवान जाति की बिहार में है। वहीं आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। 243 में से 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं दूसरे जो सबसे बड़े नाम आते हैं वो हैं जीतन राम मांझी का नाम आता है। वो उनका कोर वोटर जो है वो हमेशा से मुसहर जाति की राजनीति करते रहे हैं। मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनको नीतीश कुमार ने हटा दिया, दोनों में मनमुटाव हुआ। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम करके एक पार्टी बनाई। अब सांसद हैं, एनडीए के साथ हैं, सांसद हैं, बेटे भी एनडीए में मंत्री हैं। लेकिन कुल आबादी, ये महादलित वर्ग की राजनीति करने की बात करते हैं, जिसकी कुल आबादी जो है, हिस्सेदारी जो है वो 14% है। लेकिन जिस मुसहर जाति की, ये खास जाति की राजनीति की बात करते हैं, वो मुसहर जाति मात्र जो है वो 3.09% ही बिहार में है, जिसमें गया और जहानाबाद जिले में ये ज़्यादातर जो आबादी है ये इंदौर जिलों में गया और जहानाबाद में मिलती है। हालांकि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया
और कटिहार में भी मांझी समाज के लोग रहते हैं, जो जीतहार में भी इनकी महती भूमिका रहती है। वहीं एक और नाम है मुकेश सहनी, जो महागठबंधन के साथ हैं। ये इनका जो वोट बैंक है वो सहनी समाज, ये कहते हैं कि सहनी समाज हमारे साथ है। पिछली बार जो जाति आधारित गणना हुई थी उसमें सहनी समाज जो है वो 2.61% है। हालांकि ये वीआईपी वाले निषाद वोट बैंक पर भी अपना दावा करते हैं कि निषाद वोट बैंक भी इनका है, तो निषाद वोट बैंक और उपजातियों को जोड़ लें तो ये वोट जो है वो 9.65% के करीब पहुंच जाता है। हालांकि अब कितने वोट इसमें कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि निषाद जाति में मल्लाह के साथ ही अमात, केवर्त, कोल, गोड़ी, छाबी, गोंड, गंगई यानी कि कई और जातियां जो हैं वो निषाद में शामिल हो जाती हैं, जो उपजातियां हैं। वहीं एक और नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अभी एनडीए के साथ हैं, पार्टी बनाई, कई बार पार्टी बनाई, ख़त्म हो गई। इनका जो कोर वोटर है वो कोयरी जात को मानते हैं, ये कि कोयरी जात की ये राजनीति शुरू से करते रहे हैं। बिहार में कोयरी जाति की आबादी लगभग 4.21% है। लेकिन कोयरी और कुर्मी दोनों एक साथ चलते हैं और लौ कुश की जोड़ी बोली जाती थी नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की, जो कोयरी और कुर्मी की राजनीति करते थे और साथ में समीकरण ये बिठाकर चलते थे। हालांकि ये कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन उसमें भी अब सेंधमारी हो गई है। सेंधमारी आरजेडी ने भी की है, कई लोगों को जो है कोयरी उम्मीदवार जो है आरजेडी ने भी उतारे, जिसमें से कुछ को कामयाबी मिली, हालांकि कुछ को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसमें सेंधमारी की कोशिश आरजेडी ने भी की है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो आरजेडी है, जो MY समीकरण पर चलता है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण पर। शुरुआत से ही लालू यादव इसकी राजनीति करते रहे हैं। हालांकि उसमें कांग्रेस भी है, उसमें जेडीयू भी है, यादव में तो नहीं लेकिन मुस्लिम में जेडीयू भी आते हैं, कांग्रेस भी आती है, क्योंकि ये लोग भी मुस्लिम वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानते रहे हैं। जाति की राजनीति हमेशा से रही है और पिछले आप 3 दशक की बात करें, मतलब 1990 के बाद की बात करें, तो ये जातिगत राजनीति की हवा जो है वो ज़्यादा तेज हुई है। यानी कि कोई भी, जैसे अभी एक IP गुप्ता है, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, उन्होंने पान समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी रैली भी कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वो भी एक ऑप्शन बन रहे हैं पार्टियों के लिए कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है, वो कहीं ना कहीं जातियों के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रही। यानी कि आप विकास की बात करें तो विकास की चर्चा कम होती है, जाति की चर्चा ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए कि प्रशांत किशोर भी अभी नए प्लेयर हैं, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐलान किया है कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी भी जाति लोगों ने खोज ली। अब कोई इस धरती पर है तो उसकी कोई ना कोई जाति तो होगी ही, तो लोग जाति ढूंढेंगे और लोग उस जाति से उसके वोट बैंक को जोड़ेंगे कि आपकी जाति ये है तो आपके जाति का वोट बैंक ये है, आप अपने जाति पर ही तो दबाव बनाएंगे या उसका वोट पाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत बदलने की ज़रूरत है। बदलने की इसलिए क्योंकि विकास की बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, तभी बिहार जो है आगे बढ़ पाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।